नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर 4 जो कि एक नाट्यांश है, अभिज्ञान शाकुंतलम का एक अंश है। कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से ये नाटक का अंश लिया गया है, जिसका नाम है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशजी। तो अब तक हमने इस चैप्टर का आपके लिए हिंदी में अनुवाद एक एक शब्द का करवा दिया है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि 3 नाट्यांश में से प्रसंग संस्कृत व्याख्या आएगी। तो उन 3 नाट्यांशों में से हमारा पहला नाटक है कौन सा, 4th वाले चैप्टर का जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशजी। तो इसका हम सबसे पहले संस्कृत व्याख्या ही इसी की शुरू करते हैं। तो हिंदी में सभी बच्चों को मैंने अनुवाद करवा दिया है, आपको उसका हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। उसी वीडियो में से आप हिंदी अनुवाद लिख सकते हो। तो यहाँ आपके लिए संस्कृत व्याख्या कराई जाएगी। तो देखिए, संस्कृत व्याख्या में ये हमने जो लिया है अंश, ये लिया है नेपथ्य, यानी कि शुरू से लेकर के नेपथ्य माँ खलु चापलम कुरु से लेकर के बालह, नीचे लिखा हुआ है बालह कुत्र दय्यम एतत्, कहाँ है तो दे दीजिए, इति हस्तम प्रसारयति, तो हस्तम प्रसारयति ऐसा कह करके हाथों को फैलाता है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रसंग देखेंगे, वो भी संस्कृत में लिखना है, और इसकी जो व्याख्या है वो भी संस्कृत में लिखनी है। ये व्याख्या आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 100% आती है। 2 में से किसी एक की आपको संस्कृत में व्याख्या करनी होती है, जो कि 3 नंबर की आती है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यदि आप इन 3 नंबरों को ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर ऐसे कहीं 2 छोड़े कहीं 3 छोड़े, इस प्रकार से आपके नंबर ही नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, इसकी व्याख्या के लिए प्रसंग में जो आपके लिए हिंदी में जो प्रसंग लिखाया जाता है, सेम उसी का ही संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। तो देखिए कैसे करवाया है कि अयम नाट्यांश, यह नाट्यांश नाटक का अंश है, इसलिए हमने नाट्यांश लिखा। यदि पद्यांश होता, पद्य का अंश होता तो हम लिखते पद्यांश, यदि गद्य होता तो गद्यांश लिखते। तो अब यहाँ क्या है, ये नाट्यांश है, तो इसलिए हमने लिखा अयम नाट्यांशः अस्माकं स्पंदना इति। यह अयम माने यह, नाट्यांश माने नाटक का अंश, अस्माकं माने हमारी, स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य, स्पंदना इस नाम की पाठ्य पुस्तक की जृंभस्व सिंह, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशजी। तो पुस्तक का नाम भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख करके बंद कर दिया है और नीचे अंडरलाइन किया है। उसके बाद हमने चैप्टर का नाम भी अंडरलाइन किया है। तो जो चीज़ें यहाँ मेन होती हैं वो आपको इसी प्रकार से अंडरलाइन करनी है, ताकि एग्जामिनर जब आपकी नोटबुक जांचे तो आपकी ये सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देनी चाहिए कि इस चैप्टर का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है और किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यह नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशजी इति पाठात् उद्धृत, इस पाठ से लिया गया है। आपको देखिए, कोई भी किसी भी, चाहे पद्यांश की, एक तो पद्यांश की संस्कृत में व्याख्या आती है, यानी कि एक श्लोक की संस्कृत में व्याख्या आएगी और एक नाट्यांश की आएगी। तो प्रसंग लिखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती, यहाँ वही लिख देना है अयम गद्यांश अयम पद्यांशः अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य, यहाँ चैप्टर का नाम बदल देना और इति पाठात् उद्धृत, यहाँ तक ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर का जो कवि है उसका नाम लिख दो और उसके ग्रंथ का नाम लिख दो। तो यह अयम पाठः महाकवि कालिदास विरचितात्, यह पाठ महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकात् संकलित, अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक से लिया गया है। यदि आपको अंक भी लिखना है तो यहाँ आप लिख दोगे अयम पाठ महाकवि कालिदास विरचितात् अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकात् 7मो अंकात् उद्धृतो अस्ति यः संकलितः। तो यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक से लिया गया है। अब देखिए व्याख्या में आप देखिए पहले लिखा हुआ है इसमें नेपथ्य। तो नेपथ्य माने होता है पर्दे के पीछे से। तो ये प्रेक्षागृहता, यानी कि पर्दे के पीछे से, प्रेक्षागृह से
वचनम श्रूयते, तो हमें यहाँ बताना है क्योंकि ये नाट्यांश है तो हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में बताना है कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो प्रेक्षाघर से वचनम श्रूयते, शब्दम श्रूयते, कुछ भी कह सकते हैं। तो आवाज़ आती है क्या? अलम चंचलतया, चंचलता मत दिखाइए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? माँ खलु चापलम कुरु, निश्चय ही चंचलता मत करो। तो हमें संस्कृत वर्ड ही लिखना है लेकिन दूसरा लिखना है। तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इसीलिए चंचलता मत दिखाइए। कथम गतः एवात्मनः प्रकृतिम, किस प्रकार से अपने ही स्वभाव को गया है। तो देखिए हम जब इसकी संस्कृत में व्याख्या करेंगे तो तुम तो स्व स्वभावम अनुसरे, तुम तो अपने ही स्वभाव का अनुसरण कर रहे हो। बहुत ही छोटे छोटे से मैंने वाक्य बनाए और एकदम सरल भाषा में आपको यहीं की यहीं याद हो जाएगी। त्वं तु स्व स्वभावम अनुसरेत, आप तो अपने स्वभाव का ही अनुसरण कर रहे हो। नृपः, राजा, ध्यानेन श्रुत्वा, तो इधर देखिए इसमें जो राजा है वहाँ लिखा हुआ है कर्णम दत्वा, कान दे करके। जब कान दे करके सुनना होता है तो क्या कहते हैं उसको? ध्यानेन श्रुत्वा, ध्यान से सुन करके। तो आगे है आ भूमि इयम अविनयस्य, यह भूमि अविनय के योग्य नहीं है। अर्थात यहाँ अत्र चंचलतायाः भूमि नास्ति, यहाँ चंचलता दिखाने योग्य भूमि नहीं है, अविनय की भूमि नहीं है। कोनु खलु एषः निषिध्यते, निश्चय ही किसी को रोका जा रहा है। तो देखिए निश्चय ही, निश्चितम एव अयम कह निवार्यते, निश्चय ही यह किसी को रोका जा रहा है। अवलोक्य, अवलोक्य माने जिधर से शब्दानुसारेण अवलोक्य। तो देखिए यहाँ शब्दानुसारेण अवलोक्य में आप विलोक्य कर दो तो शब्दानुसारेण जिधर से शब्द आ रहा था वहीं देख करके, आश्चर्येण से यहाँ सविस्मयम है, विस्मय के साथ, तो यहाँ आश्चर्येण से है, आश्चर्य के साथ। अरे कोनु खलु अयम अनुवद्यमाना, कोनु एषः कः निश्चितम एव अनुसरणम कृत्वा अवरुध्यमानम, यानी कि यहाँ निश्चय ही किसी को अनुसरण करने से, कृत्वा माने करके, अवरुध्यमानः माने रोका जा रहा है। तापसीभ्याम माने दो तापसियों के द्वारा, असाधारण शक्ति संपन्न, असाधारण शक्ति से युक्त, अयम बालकः, यह बालक। कौन बालक? यह बालक असाधारण शक्ति से संपन्न है, इसीलिए दोनों तापसियों के द्वारा निश्चय ही इसे रोका जा रहा है। अब देखिए यहाँ से आगे श्लोक शुरू हो जाता है। अर्धपीत स्तनः मातुरामर्ध क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। तो देखिए हिंदी में जब इसका हम अर्थ लिखेंगे कि येन बालकेन, जिस बालक ने, सिंह सावकेन भी लिख सकते हैं यहाँ येन सिंह सावकेन, यानी जिस बालक के द्वारा अर्धपीत स्तनस्य दुग्धम, अर्धपीत स्तनस्य यानी कि जिसने अपनी माता के स्तनों का दुग्धम, आधा ही दूध पिया है, यस्य ग्रीवायाः केशपाशम, और जिसकी गर्दन के पास जो बाल थे वो निर्दयता कृष्यते, जिसे कैसा खींचा गया था? बड़ी निर्दयता से खींचा गया था। एवं विधः सिंह सावकम, इस प्रकार से सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़नाय माने खेलने के लिए, बलात् माने बलपूर्वक, एवह का कर्षति नयति वा, यह किसे कौन खींच रहा है या अपनी ओर खींच रहा है? जिस बालक के द्वारा, जिसने अपनी माँ के स्तनों का अभी आधा ही दूध पिया है और जिसकी ग्रीवा के केस खींचने के कारण, निर्दयता पूर्वक खींचने के कारण अस्त व्यस्त हो गए, ऐसे शेरनी के बच्चे को बलपूर्वक खींचा जा रहा है। तत्पश्चात, इसके पश्चात है, यथा निर्दिष्ट कर्मा, जैसा कार्य दिया गया था अपने कार्य के अनुसार, प्रविशति तपस्विभ्याम सह बालकः। तो देखिए यहाँ हमने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया है। तत्पश्चात, यथा निर्दिष्ट, जैसा निर्दिष्ट
जैसा बताया गया था कर्मानुसारेण कर्म के अनुसार तापसीभ्याम सह बालकः प्रविशति, तब तपस्विनियों के साथ में वह बालक प्रवेश करता है। तो बालक कह रहा है रे सिंह सावकः। तो अब देखिए ये रंगमंच पर ये नाटक प्रस्तुत हो रहा है और वो बालक है जो वो कह रहा है रे सिंह, अरे सिंह सावक। तो देखिए यहाँ लिख रहा है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। तो यहाँ हम व्याख्या कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे रे सिंह सावक मुखम उद्घाटयताम। तो जृंभस्व माने जबड़ा खोलो अर्थात मुख खोलो, रे सिंह के बच्चे मुख खोलो, अहम ते दंतास्ते गणिष्ये यानी कि अहम माने मैं, ते माने तुम्हारे दसना नाम गणिष्यामि मैं तुम्हारे दांतों को, दसन माने होते हैं दांत और दसना नाम माने बहुत से दांतों को मैं गिनूंगा। रे सिंह सावक मुखम उद्घाटयताम अहम ते दसना नाम गणिष्यामि मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो प्रथमा जो तापसी है जो वो कह रही है रे निर्दय, ये कह रही है अविनीत किम नो अपत्ये निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि। तो वो कह रही है अरे दयाहीन, क्यों तुम हमारे संतान के द्वारा पाले गए सभी प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। तो देखिए इसका संस्कृत में अनुवाद होगा किम त्वम अस्माकं संतति सदृशान, किम तुम क्यों तुम अस्माकं माने हमारी संतति सदृशान संतान के समान सर्वान प्राणिनः तुदसी सभी प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। क्यों तुम हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंतः वर्धते ते सरंभा, अरे तब क्रोधम वर्धते, सरंभा माने होता है क्रोध, तो तुम्हारा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। तब अभिधानम, अभिधानम माने होता है नाम, तब माने तुम्हारा जो नाम है वो ऋषिजनेन स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृत नाम धेयोऽसि, कि ऋषियों ने तुम्हारा जो नाम सर्वदमन रखा है वो उचित ही रखा है। तो देखिए तब अभिधानम तुम्हारा नाम ऋषिजनेन ऋषियों के द्वारा सर्वथा उचितम एव कर्तव्यम हमेशा उचित ही रखा गया, यानी कि हर प्रकार से उचित ही रखा गया है। द्वितीय तापसी कह रही है बड़ी अनुनय विनय के साथ उस बच्चे को समझा रही है। द्वितीय तापसी कह रही है ऐसा खलु केशरणीम त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। तो वो जो दूसरी है वो कह रही है कि वत्स यदि तुम अस्या पुत्रकम न मुंचसी, हे पुत्र यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो, तर्हि तस्याः मातु तो इसकी माता त्वाम आक्रामिष्यति तो तुम पर आक्रमण कर देगी, तुम पर क्या कर देगी, आक्रमण कर देगी। तो बालक कह रहा है बड़ा ही आश्चर्य सस्मितम आश्चर्येण सहितम। तो जो बालक है वो आश्चर्य दिखाता है और कहता है आश्चर्य के साथ अहे अहो बलिए खलु भीतो अस्मि, अरे अरे अहम तु भीतो अस्मि, अरे मैं तो डर ही गया। तो ये क्या कह रहा है बालक कि अहे अहम तु भयभीतो अस्मि, मैं तो भयभीत ही हो गया अर्थात इससे डर गया। किससे, इसके बल से। अहम तु तस्या बलम दृष्ट्वा भयभीतो अस्मि, मैं तो इसके बल को देख करके डर गया। एवं उक्त्वा ऐसा कह करके स्वकीयम अधरोष्टम दर्शयति और ऐसा कह करके अपना अधरोष्ट यानी कि होठों को दिखाने लगता है। प्रथमा तापसी कह रही है वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, हे वत्स माने पुत्र, इमम सिंह सावकम बाल मृगेंद्रम का दूसरा पर्यायवाची हो जाएगा सिंह सावकम मुंच, इस शेरनी के बच्चे को छोड़ दो, त्यज माने छोड़ दो। अहम तुभ्यम अन्य क्रीड़कम दास्यामी, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना ला करके दे दूंगी। अपरम ते क्रीड़कम दास्यामी, तो यहाँ अहम तुभ्यम अन्यम क्रीड़कम दास्यामी, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक कहता है दय्यम कुत्र, कहाँ है,
तो यहाँ हमने लिख दिया कुत्र अस्ति, कहाँ है, कह रहा है दय्य तत्, तो यच्छ तत् मह्यम, आप मुझे उसे दे दीजिए। इति उक्त्वा स्वहस्तं प्रसारयति, ऐसा कह करके अपने हाथ को फैलाता है कि कहाँ है वो दूसरा खिलौना, वह मुझे आप दे दीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे एक पैराग्राफ की पूरी संस्कृत व्याख्या है। इसे एक बार ढंग से पढ़ें, समझें, सुनें और लिखें। इसके बाद दूसरा हमारा शुरू होता है दूसरा पैराग्राफ। इसमें कुल टोटल 4 पैराग्राफ बनेंगे इस चैप्टर में से, तो चारों की ही संस्कृत व्याख्या आपको कराई जाएगी। तो दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है वो अब यहाँ से शुरू होता है। तो दूसरा जो हमारा इसमें पैराग्राफ शुरू होता है वो है सुब्रते। द्वितीया कहती है सुब्रते न शक्य वाचा मात्रेण विरमितुम, तो कहती है कि हे सखी, यह कहने मात्र से नहीं मानेगा। तो देखिए यहाँ मैंने आपके लिए वो नहीं लिखा है, ये क्या प्रसंग नहीं लिखा है, क्योंकि प्रसंग एक ही बार लिखवा दिया है, आप उसमें एक एक लाइन जोड़ते चले जाएं। तो यहाँ प्रसंग ना लिखा है, व्याख्या सीधे शुरू करवा दी है। और ये है कि माख्यास्य राजऋषि पत्नी, या उन राजऋषि का क्या नाम है जिनकी ये धर्म पत्नी हैं। तो व्याख्या में देखिए द्वितीया कह रही है हे सुब्रते न शक्य एषः वाचा मात्रेण विरम्यतुम। तो द्वितीया तापसी यहाँ से कह रही है कि हे सुब्रते, एषः माने यह वाचा मात्रेण की जगह आ जाएगा कथन मात्रेण, यानी कि कहने मात्र से, ना अवरुद्धम शक्नोति, यह कहने मात्र से नहीं रुकेगा, अर्थात इसे कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है। गच्छ त्वं मदीय उटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरः तिष्ठति तम अस्य उपहर। तो ये कह रही है कि जाइए तुम या ही तुम जाओ मम कुटीरे, मेरी कुटिया में, मार्कंडे सुतस्य, मार्कंडे महर्षि ऋषि कुमार द्वारा निर्मित वर्ण चित्रित रंगों से भरा हुआ मृत्तिकाया मने मिट्टी का, मयूरः मने मोर स्थित अस्ति रखा है, तम अत्र आनीय किरणनाय बालकम यच्छ, तम माने उसे, अत्र माने यहाँ, आने माने ले आइए, क्रीडनाय माने खेलने के लिए, बालकम यच्छ और बालक को दे दीजिए। तो वो जो द्वितीय तापसी है वो कह रही है उससे कि यह कहने मात्र से नहीं मानेगा, नहीं रोक सकते। त्वं याहि मम कुटीरे मार्कंडे सुतस्य निर्मितं वर्णचित्रितः मृत्तिकायाः मयूरः स्थितः अस्ति तमत्र आनीय क्रीडन बालकम यच्छ। तो ये हमारी पहली लाइन हुई। प्रथमा तापसी कह रही है कि अस्तु माने ठीक है, इति उक्त्वा निर्गच्छति, ऐसा कह करके निर्गच्छति माने निकल जाती है। इसमें लिखा हुआ तथा की जगह हमने लिखा अस्तु, इति निर्गच्छति, इति उक्त्वा निर्गच्छति, ऐसा कह करके चली जाती है, यानी कि तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करती हूँ। बालक, अब बालक कह रहा है अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि, लेकिन जब तक तो मैं इसी से ही खेलूँगा। तो तावत अहम अनेनेव सिंह शावकेन सह क्रीडिष्यामि, अनेनेव का मतलब क्या हुआ कि यही जो शेरनी का बच्चा है मैं तब तक इसी के साथ ही खेलूँगा। तावत अहम अनेनेव सिंह शावकेन सह क्रीडिष्यामि इति उक्त्वा तापसीं विलोक्य हंसती, और ऐसा कह करके तापसी को देख करके हंसता है। बालक बड़ा ही चंचल है। तापसी, आप जो तापसी है वो कहती है अस्तु भवतु ना माम अयम गणति, अस्तु माने यह तो, ना एषः माम गणयति, यह तो हमें कुछ समझता ही नहीं है, अर्थात एषः माम उपेक्षते, यह मेरी उपेक्षा करता ही रहता है। पार्श्वम अवलोक्य, तो पार्श्वम अवलोक्य, पार्श्व माने समीपे, अवलोक्य माने दृष्टवा, तो पास में देख करके कहती है अपि कश्चित अत्र ऋषि कुमारा, यहाँ कोई ऋषि कुमार है। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, अर्थात यहाँ कोई ऋषि कुमार हैं। राजानम अवलोक्य, अब उसे राजा दिखाई देते हैं, तो नृपम दृष्टवा, राजा को देख करके। भद्रमुख एहि तावत, हे भद्रमुख आगच्छ, हे भद्रमुख आइए।
मोचयानेन डिम्बिलील्या वाद्यमानं बालमृगेन्द्रम एनम सिंह सावकेन सह। इस शेरनी के बच्चे के साथ क्रीडतम बालक सर्वदमन से पासात मोचे। इस शेरनी के बच्चे के साथ खेलने वाले सर्वदमन से इस सिंह सावक को मोचिए। पासात सिंह सावकम मोचिए, तो यहाँ आएगा सिंह सावकम। इस शेरनी के बच्चे को इसको सर्वदमन से दूर हटा दीजिए। नृपः उपगम्य माने समीपम गत्वा आश्चर्येण सहितम सस्मितम। तो सस्मितम में आपने लिख दिया यहाँ आश्चर्येण सहितम, और कहती है अये भो महर्षि पुत्र, और वो कहता है राजा अरे ओ ऋषि कुमार। तापसी कहती है आकार सदृशम भद्रमुख ना खलु इयम ऋषि कुमारः। तो तापसी कहती है कि हे महर्षय, यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। तो हे महाशय, अयम कोऽपि ऋषि कुमारः नास्ति, यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। नृपः कहता है अस्य शारीरिक, तो ये कहता है आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति। तो अस्य शारीरिक सौंदर्य चेष्टा च अपि एवं अवबोधयति, अर्थात इसके शारीरिक सौंदर्य और इसकी चेष्टाओं को देख कर के भी मुझे भी यही लगा था यत् असौ न ऋषि कुमार, कि यह कोई ऋषि कुमार नहीं है, अर्थात यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके बाद वो राजा कहता है कि इसके स्थान प्रत्यातु वयम एवंतः करणिना, परंतु स्थान विशेष होने के कारण परम अत्र आश्रमे निवसन्तः, लेकिन यहाँ आश्रम में रहने के कारण वयम एवं चिंत्यम, मैंने ऐसा ही सोचा। इति यथा अभ्यर्थुम अनुतिष्ठति, ऐसा कह करके असौ प्रार्थिता, जैसा उसने तापसी ने कहा था कि इस बच्चे को शेरनी के बच्चे से दूर कर दीजिए, तो तेनेव अनुरूपेणम कार्यम संपादयति, जैसा कार्य के लिए उसे कहा गया था राजा उस कार्य को संपादित कर देता है। नृपः, राजा कहता है बालकम उपलालयन बालकम सस्नेहिनम, लालयित्वा, बालक को प्रेम के साथ खिलाते हुए, नाचेत मुनि कुमारो अयम, अब राजा कह रहा है यदि अयम ऋषि कुमारः नास्ति, यदि यह कोई ऋषि कुमार नहीं है तो को अस्य व्यपदेशः, तो तदा अस्य कः वंश, अर्थात कस्मिन् कुले सह संभवा, तो इसका वंश क्या है या किस वंश में यह उत्पन्न हुआ है। तापसी कहती है पुरुवंश, तापसी ने एक ही शब्द में आंसर दे दिया कि ये पुरुवंशी है, तो यहाँ हम लिखेंगे असौ पुरुवंशी ही जाता, यह पुरुवंश में उत्पन्न हुआ है। नृपः, राजा आत्मगतम स्वगतम, मन ही मन में, किम आवयो कथम एकान्वयो मम, तो वो कह रहा है क्या आवयो एक एव वंश, क्या हम दोनों का एक ही वंश है। स्पष्टम, लेकिन स्पष्ट, प्रकाशम स्पष्टम, ना पुनरात्मगत्या, परंतु अत्र बने राजन्य स्वेच्छया तु नैवागच्छति पुनः कथम एषः पुरुवंशीय संजातः। तो वो जो कह रहा है राजा कि ना अत्र बने राजन्य स्वेच्छया, कि यहाँ यह परंतु अत्र बने राजन्य स्वेच्छा तु नैव आगच्छति, यहाँ पर जो राजाओं के जो कुमार हैं, अर्थात जो राजाओं की जो संतान है, वो स्वेच्छा से नहीं आ सकती। पुनः कथम एषः पुरुवंशीय संजाता, तो यह पुरुवंशी यहाँ कैसे हो सकता है, अर्थात पुरुवंश में ऐसा कोई नहीं है जो कि अपनी मर्जी से यानी कि यहाँ पर वन में निवास करे। तो जो तापसी है वो कह रही है यथा भद्रमुखो वणति, तो तापसी कह रही है सत्यमेव कथयति भवान, आप सत्य ही कहते हो। अप्सरा संबंधेन अस्य जनयति देवगुरो तपोवनी प्रसूता, कि अप्सरा संबंधेन अस्याः मातु, कि अप्सरा से संबंधित होने के कारण इसकी माता ने देवगुरु की आज्ञा से, देवगुरु की आज्ञा के द्वारा तपोवने जनयति, इस तपोवन में जन्म दिया है। नृपः कहता है अपवार्य
तो मुख को अब पीछे घुमा लेता है, पीछे को मुख करके कहता है इयम खलु कथा मामेव लक्षी करोति। तो वो कहता है ओहो अरे आत्मगतम भद्रमुखो भणति तो अपवार्य हंत द्वितीयम आशा जननम इदम प्रकाशम। तो वह कहता है मुख को फेर करके यह कोई दूसरी आशा कारक बात मुझे प्राप्त हुई है। और अत सा तत्र भवती किमाख्यास्य राजऋषि पत्नी। तो यहाँ कह रही तरही सा देवी कस्य नृपते धर्मदारः। तो वह जो देवी हैं वो कौन से राजा की धर्मपत्नी हैं, इति ज्ञातवान, मैं ऐसा जानना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमारे ये 2 पैराग्राफ की संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या हो गई है। आपको ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको आप यथावत भी उतार सकते हो और कुछ शब्दों के आप संस्कृत में उनका पर्याय शब्द लिख करके आप संस्कृत में व्याख्या कर सकते हो। लेकिन एक बार जब इस व्याख्या को ढंग से पढ़ लोगे और लिख लोगे तो दोबारा में जब इसको पढ़ोगे तो आपको दूसरी बार में ही ये व्याख्या याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ईजी यानी कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं और बहुत सरल सरल शब्दों में इसको कराया गया है। तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ें, लिखें और समझें। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।